हेलो। सो इस पार्ट में हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है प्रीवियस वीडियो का। और यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से जो ये वेरीगेटेड लीफ वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसके बारे में पूछा था, राइट, कि एग्जैक्टली ये क्यों किया जाता है और इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में ना आपको क्या करना है, एक लीफ लेना है। वेरीगेटेड लीफ मतलब कलर्ड लीफ होते हैं, और उनको आपको 3 डेज डार्क रूम में रखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसके पीछे। मैं बहुत ही आसानी से इसको क्लियर कर देता हूँ। डार्क रूम में 3 डेज तक आपको रखना है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? सो दैट द प्लांट विल यूज़ ऑल द स्टार्च। ठीक है, ताकि सारे स्टार्च जो है ना वो यूज़ हो जाएँ। उसके बाद उसको 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखिए। ठीक है, फिर उस प्लांट में से एक पत्ता तोड़ लीजिए, एक लीफ को प्लक कर लीजिए, और प्लक करने के बाद उनको बटर पेपर से ट्रेस करके जो ग्रीन एरियाज़ दिख रहे हैं उसमें उसको ट्रेस करके एक शीट ऑफ पेपर में कर लीजिए। ठीक है, फिर उसे बॉइलिंग वाटर में डालिए कुछ मिनट्स के लिए, फिर उसको अल्कोहल वाले बीकर में डालिए। कुछ देर बाद आपको क्या पता चलेगा कि लीफ जो है ना, इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ, इसमें लिखा व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ। व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, लीफ जो है वो पूरी तरह से डीकलराइज हो जाएगा, और उसके सारे कलर्स जो हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम कलर्स जितने भी उसके अंदर पिगमेंट्स हैं वो अल्कोहल में मिक्स हो जाएंगे। अल्कोहल के सोल्यूशन से निकालने के बाद जब आप आयोडीन के सोल्यूशन में डालेंगे तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज उसमें दिखाई देगा। ठीक है, आयोडीन के सोल्यूशन में डालने के बाद ही उसमें जो कलर होगा वो ब्लूइश कलर हो जाएगा या पर्पल कलर हो जाएगा। ठीक है ना, आप अपना देख लो कौन सा कलर है ये। ठीक है, क्योंकि कलर में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इस कलर का ये हो जाएगा। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो पार्ट ग्रीन था वहीं पर ही तो पर्पल हुआ। ठीक है, वहीं पर ही तो पर्पल हुआ। इसका मतलब स्टार्च हमेशा, या बेसिकली ये कहने का ये मतलब है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, कहने का मतलब आप लोगों ने समझा। स्टार्च का होने का मतलब क्या है? स्टार्च होने का मतलब है कि वहाँ फूड प्रेजेंट था। फूड कहाँ प्रेजेंट था? उस जगह पे जहाँ ग्रीन था, यानी क्लोरोफिल का फूड से कोई लेना देना है। मैं आपको क्लियर कट समझा दे रहा हूँ ये बात। ठीक है, इसलिए जहाँ क्लोरोफिल होगा वहीं खाना बनेगा। क्लोरोफिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट इज़ द ओनली गोल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दैट्स ऑल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन। और ये हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव बस ये शो करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना यूज़फुल है फोटोसिंथेसिस में। इसमें आप 2 प्लांट लेंगे, जैसे सामने आप लोगों को दिख रहा है। दोनों को बेल जार से ढक देंगे। बेल जार का फ़ायदा ये है, बेल जार गैसेस को अंदर आने नहीं देगा, बाकी गैसेस को। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अब अगर आप बेल जार से किसी प्लांट को ढकते हैं, अंदर में तो कुछ गैसेस ट्रैप्ड है ना, यानी ऑब्वियसली अंदर में कुछ गैसेस हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्सड है। बस उतना ही पे रख देना है। बेल जार से आपने ढक दिया। चाहे तो आप यहाँ पर ग्रीजिंग या ग्रीज या क्या कहते हैं उसको, वैसलीन लगा सकते हैं, ताकि एयर और अच्छी तरह से एयर लॉक हो जाए। और अंदर में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लगाना है। ये रहा, ये अंदर जो है ना, यहाँ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखना है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखने का फ़ायदा ये है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सारा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिएक्ट कर जाता है उससे, या फिर ये कह सकते हैं कि उसको ड्राई कर देता है। सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले जाता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके, सो ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड हियर नाउ। कार्बन डाइऑक्साइड सारा एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अब इनमें अगर आप प्लग करके रेस्पेक्टिवली, इस पर एक लीफ प्लग करके और इससे एक लीफ प्लग करके आप उसमें स्टार्च का प्रेजेंस को देखेंगे, तो सीधी सी बात है कि आपको इसमें स्टार्च तो दिखाई देगा राइट हैंड साइड वाले में, बट लेफ्ट हैंड साइड वाले में स्टार्च नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि फूड प्रिपेयर नहीं हो रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ही यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये साफ साफ पता चल गया, क्योंकि राइट हैंड साइड वाले में जो है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एफिशिएंट मीन्स अवेलेबल है, और इसलिए वहाँ स्टार्च है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ें। और हम कहाँ पर थे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, आई थिंक। नाउ सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, गार्ड सेल्स वगैरह तक हमने सब कुछ क्लियर कर लिया था। इसके बाद हमको करना है ऑटोट्रॉफ के बाद हेटेरोट्रॉफ, या कुछ अलग मोड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे जानवरों से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, so see, water that is used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. रूट्स जो हैं उन प्लांट्स के उस सॉइल से पानी को लेते हैं, और सॉइल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारे। ठीक है, और नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, न्यूट्रिशन के केस में जब तक हम बात करें तो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने वही आप लोगों को यहाँ तक बता दी है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन का जो यूज़ है उसके बारे में भी आप ऑब्वियसली जानोगे, समझोगे। फिलहाल के लिए अब इतना ही जानना है कि नाइट्रोजन इट्स एन एसेंशियल एलिमेंट, वेरी एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो सीधी सी बात है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल हर प्राणी जो न्यूट्रिशन के लिए करता है,
मैंने जिनको न्यूट्रिशन चाहिए वो करता है, कोई ज़्यादा कोई कम, ठीक है, करेक्ट ना। सो नाइट्रेट और नाइट्रेट के फॉर्म में उस नाइट्रोजन का यूज़ होता है। अभी के लिए तो इतना जानना ही काफ़ी है। कई सारे बैक्टीरियाज भी जो होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरियाज के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए इतना जानिए। नाउ नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट यू नो अबाउट इट, ठीक है। ये जो न्यूट्रिशन है ये पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड करता है। It depends upon the type of obviously the type of food, availability of food and how it is obtained by the organism. इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, करेक्ट। नाउ कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मैं इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा देता हूँ क्योंकि आप बहुत ही सिंपल सा बात समझ जाएंगे कि भाई कारण वाटर ट्रैफिक न्यूट्रिशन की बात हो रही है, यानी उन ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है जो दूसरे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। वो हर्बीवोरस भी होते हैं, वो कार्निवोरस भी होते हैं, वो ओमनीवोरस भी होते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। ये कौन सा नया चीज़ है भाई, ठीक है। सुनने में तो बड़ा अटपटा सा लगता होगा कि सर ये क्या चल रहा है, बाहर ही ब्रेक डाउन करके उसके बाद वो उन्हें अब्जॉर्ब करते हैं, ये कैसे हो सकता है। तो ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो ऑब्वियसली कन्वेंशनल हम जो नॉर्मल बात करते हैं वो ऑर्गेनिज्म नहीं है। वो जैसे ब्रेड मोल्ड हैं, ये फंगस का बात कर रहा हूँ मैं, यीस्ट हैं, मशरूम्स हैं, ये सभी फंगस के पार्ट्स हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाने को अंदर लेते हैं फिर ब्रेक डाउन करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स का अलग है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे प्लांट और एनिमल से न्यूट्रिशन तो लेते हैं पर उन्हें मारते ही नहीं है, उनसे चिपक कर उनका न्यूट्रिशन जो है वो चूस जाते हैं, खा जाते हैं, पर उन्हें उनका जान नहीं लेते हैं। उन्हें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, इसमें लिखा हुआ है पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जो कि सिंपल सी बात है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कसकटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस जो बाल के जुएँ, ठीक है, लीचेस, टेप वॉर्म्स। तो ज़्यादातर इसमें वो भी आते हैं, हमारे लीचेस कहते हैं ना, जोंक जो खून चूसते हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो पैरासाइट्स की तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स के या तो फिजिकली कांटेक्ट में जाकर या तो भाई उसके शरीर में पहले से रहकर उसके शरीर का न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। बहुत ही क्लियर कट और सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, ठीक है। देखो, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिजम्स कौन सा सिंपल है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन लेने का स्टाइल क्या है। अगर यहाँ हम अमीबा का बात करें तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। अमीबा क्या करता है, अमीबा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, एक्सटेंशन से फूड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है या फूड को ग्रैस्प करता है, ठीक है। और फूड के ऊपर वो फ्यूज़ हो जाता है, जैसे देख रहे हो यहाँ पर फूड के ऊपर वो किस तरह से फ्यूज़ हो जा रहा है। ये देखो, फूड के ऊपर एक फूड वेक्यूल बना दिया और उसको अपने अंदर समा लिया, ठीक है। और वो फाइनली डिफ्यूज़ इनटू द साइटोप्लाज्म, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, फाइनली वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाता है। साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ होने का मतलब साइटोप्लाज्म में जाकर मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। और जो बचे हुए चीज़ें हैं, जो वेस्ट हैं, वो थ्रोन आउट हो जाते हैं, ठीक है। पैरामेशियम में फूड जो है वो एक पर्टिकुलर स्पॉट में जाता है, स्पेसिफिक स्पॉट में, और फूड वहाँ तक कैसे पहुँचता है, सीलिया के मूवमेंट से। सीलिया का क्या होता है, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वेरी स्मॉल हेयर लाइक। अगर यहाँ पर पिक्चर दिया हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हो तो नहीं दिया हुआ है तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे ये पैरामेशियम है, पैरामेशियम में मान लेते हैं, तो उसमें बहुत ही छोटे ऐसे सीलिया, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। मूवमेंट में ये बहुत हेल्प करते हैं। अब ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में जब हम आ जाते हैं, सबसे पहला तो ये भाई तुमको ये चीज़ समझना है, इनमें क्या क्या चीज़ों को जानना है वो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूँगा। काइंडली इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है ताकि एग्जाम्स में आप बेटर परफॉर्म कर सकें। और मैं ये भी बताऊँगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी का कौन सा पार्ट है जिसको आपको पूरी तरह से रट्टा मार के जाना है। अच्छे से समझो, पहले तो नहीं समझ में आया रट्टा मारो। देखो, बाय हुक एंड क्रूक यू हैव टू गेट मार्क्स। कोई पीछे नहीं देखता कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। वन थिंग दैट ओनली मैटर्स इज टू गेट मार्क्स एंड नथिंग एल्स अप टू 10 आई एम सेइंग, ठीक है। आपकी नॉलेज को बाद में परखा जाता है। हमारे स्कूल का सिस्टम ऐसा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, जो कि बहुत गलत बात है, बट वो बच्चों को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग जज करता है, सीधी सी बात है। तो आपको जितना हो सके मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। देखो, सो हम क्या करते हैं, हमारा न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली, एक और चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, जहाँ से हमारा टंग है, माउथ है, जहाँ से ये सॉरी ये सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक है,
पूरी तरह से एंड तक, पूरा एंड तक, जहाँ तक इसके ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे चीज़ को हम कहते हैं एलिमेंटरी कैनल। ठीक है, एलिमेंटरी कैनल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि फूड को क्रश करते हैं, क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। ठीक है, हम जब कुछ भी कुछ खाते हैं तो एक फ्लूइड निकलता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, समझ में आ गई। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तुम रोटी खाते हो, दाल खाते हो, तो क्या रोटी और दाल तुम्हारे खून में घुस जाता है क्या डायरेक्टली? नहीं, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। वो कौन करते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहा जाता है उनको, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स एक तरह के बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जिनके हेल्प से हम ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ये आ जाएगा कि सैलिवरी ग्लैंड जो है या सलाइवा जो है उसमें किस तरह का एंजाइम है, तो ध्यान रखना, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमिलीज। ठीक है, ये स्टार्च से शुगर बनाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन स्टार्च टू गिव सिंपल शुगर। ठीक है, और टंग वंग से की हेल्प से हम इसे चबाते हैं और अंदर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये ओएसोफेगस जो है ना, ये इस तरह से होना चाहिए जैसे सांप किसी चीज़ को निगलता है, तो आप देखिए किस तरह से निगलता है, देखे ही होगे कहीं ना कहीं तो देखे होगे। असली का नहीं देखे होगे तो कम से कम यूट्यूब वगैरह में या आप इंफोटेनमेंट चैनल्स में तो देखे होगे। सांप जब किसी चीज़ को निगलता है तो वो बड़ा धीरे धीरे अपने मसल्स को रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हुए निगलता है, उसी को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। जस्ट कुछ ऐसा ही ओएसोफेगस में भी होता है। ये रहा, मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। द लाइनिंग ऑफ कैनल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। ठीक है, दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑकर अलोंग द गट। गट क्या है भाई? गट जो है पेट तक के आने वाले रास्ता को कहते हैं, या कह सकते हैं हम पेट को ही कहते हैं गट। ठीक है, तो पेट तक जाने के बीच में जो पाइप जैसा दिख रहा है ना तुमको ओएसोफेगस, यहीं पर वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ओके ना, हमारा मसल्स जो है और स्टमक जो है वो एक मस्कुलर बैग की तरह है। ठीक है, तो ये एक्सपैंड होता है जब फूड एंटर होता है, तो अब मसल के अंदर जो है वो फूड को पचाने का, खाने को पचाने का मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस पर ध्यान देने वाली बात है। ओके, ये क्या रिलीज़ करता है ना, मसल का स्टमक के मसल्स जो होते हैं क्या रिलीज़ करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। ये तीन चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। HCl, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, और एक म्यूकस। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सारा माहौल एसिडिक बना देता है, जिससे कि पेप्सिन को काम करने में सुविधा होता है, बिकॉज पेप्सिन वांट्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट, तो डाइजेशन के प्रोसेस को और बढ़ा देता है। पर कहीं एसिड ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए म्यूकस जो है वो हमारे खुद के इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टमक। प्रोटेक्ट भी तो करने वाला कोई होना चाहिए ना, तो वो म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करता है अपने स्टमक के इनर लाइनिंग को। कई बार लोगों के ये वो जो इनर लाइनिंग है ना, वो किसी न किसी तरीके से छिल जाते हैं। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक म्यूकस वाला जो है वो कभी छिल जाते हैं, कभी उनमें कोई इंजरी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा खाने के तेल मसाला खाने की वजह से उसमें जलन हो जाती है, इसी से अल्सर होता है, अल्सराइटिव कोलाइटिस वगैरह ये सब होता है। ठीक है, तो ये सब पे आपको ध्यान देना है। ओके, फूड जब स्टमक से बाहर निकलता है तो स्पिंचर मसल के हेल्प से निकलता है, जो थोड़ा थोड़ा छोड़ता जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है ना, वो अलग अलग जानवरों में अलग अलग हिसाब से होता है। हर्बीवोरस ग्रास ईटिंग एनिमल्स का जो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ताकि वो सेल्यूलोज को मतलब पचा सकें। मीट खाने वालों का थोड़ा छोटा इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि ईजियर होता है डाइजेस्ट के लिए। आश्चर्य मत करो ये सोच कर कि अरे भाई मीट कैसे ईजी हो सकता है डाइजेस्ट के लिए। जिन लोग मांसाहारी जानवर हैं उनके लिए ऑब्वियसली मीट डाइजेस्ट करना आसान होता है। तुम कभी भी किसी जानवर को ये नहीं देखे होगे कि वो 1 किलो 2 किलो मीट खाता है, 1 kg 2 kg मीट खा के आराम की ज़िंदगी गुजारता है एक दिन में। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं बिकॉज इट्स ईजियर टू डाइजेस्ट। कम ऑन, ओके, वी हैव सीन सम स्ट्रॉन्गर एनिमल्स लाइक अ लायन, टाइगर एंड ऑल, दे आर ईटिंग लॉट ऑफ मीट। बट अगर आप देखो सेल्यूलोज, स्टार्च, इन सारी चीज़ों को हमको पचाने के लिए ना मेहनत करना पड़ता है। ओके, तो वो मेहनत जो है वो हर्बीवोरस एनिमल्स करते हैं, इसलिए वो जो प्रोसेस है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, अब मैं यहाँ कुछ जो चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान दीजिएगा, वरना सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ठीक है, लीवर और पैनक्रियास से भी सारे सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। ओके,
बाइल जूस लीवर से मिलता है, फैट्स में एक्ट करता है, फैट्स को मेन कन्वर्ट करता है फैट ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो फूड को ज़्यादा एल्कलाइन बनाने की कोशिश करते हैं, एसिड से दूर ले जाते हैं। भाई देखो स्टोमक में तो वो एसिड रहा है ना, एसिडिक फॉर्म ज़्यादा देखा है, तो उसको बेसिक की तरफ थोड़ा ले जाना होगा। ओके, बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स बने होते हैं उनको ब्रेक करके छोटा करते हैं ताकि उसमें अच्छे से एंजाइम अपना काम कर सके और उन्हें पचा सके। यानी कि आप जब भी बहुत ही ज़्यादा तेल मसाला खाते हो, मैं क्लियर बोलता हूँ ताकि आपको फंक्शनिंग पूरी तरह से समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे किसी पॉइंट पे, दैट्स आवर मोटो। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाले खाना खाते हो तो वो खाना आपके शरीर में फैट्स के रूप में जाकर जमता है, ठीक है ना। सिंग, समोसा, वड़ा, ठीक है ना, अभी तो खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, पर वो फैट के रूप में जाके पेट के अंदर जाके जम जाता है, कह सकते हैं हम कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर जमता है। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, इसे ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि एंजाइम इसमें अच्छे से एक्ट करे। अगर आप कंटिन्यू ये सब खाते रहोगे तो तुम्हारा बाइल सॉल्ट जो है वो कितना मेहनत करेगा, राइट। सो इनडायरेक्टली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डैमेजिंग योर बॉडी। ओके, पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, एंड लिपेज और लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। तो देखो कितने सारे चीज़ तुम सीख रहे हो, पर एनसीईआरटी वाला बिल्कुल लोड नहीं लेता और वो बड़े से बड़ा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो भी सिंपली लिख देता है कहीं भी। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, उनके अंदर ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, और लिपेज होता है या लाइपेज होता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, इंटेस्टिनल जूस के बारे में तो मैंने भी आप लोगों को बताया था। तो जो भी इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो फाइनली करते क्या है, प्रोटीन को एमिनो एसिड बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बना देते हैं, और फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बना देते हैं, ठीक है। अब जो खाना पच गया उसको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कैसे करेगा, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विली कहा जाता है, बड़े छोटे छोटे दिखते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और खाने को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। विली ब्लड वेसल्स से जुड़ा होता है, जो ब्लड में खाने का एसेंस को ले जाते हैं, ये सारा न्यूट्रिशन एनर्जी जो है वो ले जाते हैं, ठीक है। उससे अब टिश्यूज़ बनेगा, उससे एनर्जी मिलेगा, उससे जो शरीर चलेगा, ओल्ड टिश्यूज़ के रिपेयरिंग होंगे, तो एनर्जी मिलेगा, रिपेयर होगा ओल्ड टिश्यूज़, न्यू टिश्यूज़ बनेंगे, ठीक है। जो खाना नहीं पचा, कहने का ये मतलब है कि जिन खाना से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, या फिर कर भी लिए मान लेते हैं, तुम अगर सभी चीज़ों से एब्जॉर्ब कर लेते हो फिर भी कुछ ना कुछ तो बचता है ना, कचरा। वो कचरा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ से वो एनस के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाएगा, एनल स्पिंक्चर मशीन के हेल्प से वो बाहर निकल जाएगा। एनल स्पिंक्चर मशीन कौन सा मशीन है, जो फीसेस को, ठीक है, फेसेस को, जो गंदगी है उसको बाहर निकालता है, बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। ओके, उसको सॉल्व करते हुए, इनके सॉल्व करने के बाद हम रेस्पिरेशन में जाएंगे, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अरे बहुत ही सिंपल सवाल है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको क्या लिखना है, ऑटोट्रॉफ्स आर दोस organisms, or autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organism prepare its own food through the process called photosynthesis. So photosynthesis exactly happens in which plants, green plants, okay, remember this, not all plants. And heterotrophic nutrition is that kind of nutrition in which organisms depend upon other organisms for their food, okay, clear. Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? Obviously plants are getting carbon dioxide from atmosphere, plants are getting sunlight from the sun obviously, okay. So ये तो clear है, रॉ मटेरियल्स तो हो गए, ठीक है। क्लोरोफिल वगैरह तो वो प्लांट्स के अंदर ही होते हैं, ओके। सो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? द रोल ऑफ acid in our stomach is to break down complex substances into simpler ones so that it will be easy for us to digest them, okay. So breaking down complex things into smaller ones, that's all. What is the function of digestive enzymes? Facilitate, or basically what they are doing is they are just increasing the speed of the process of digestion. So I am saying it in a different manner. Enzymes helps or facilitates the process of digestion, उसको और तेज करते हैं, ठीक है, और हेल्प करते हैं। हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? यहाँ पर आप लोगों को लिखना है विली के बारे में, विली एंड हाउ विली द स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सॉरी, जैसा कि एनसीईआरटी मेंशन्ड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और कैसे उसको कनेक्टेड है विद ब्लड वेसल्स एंड ऑल, इसके बारे में आपको मेंशन करना है, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ब्लड वेसल से कनेक्टेड है ये वो, ठीक है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जो चीज़ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, अगर आप अच्छे से उसको पढ़ रहे हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से टैकल कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में आने के बाद आपको सबसे पहले चीज़ जो जानने की ज़रूरत है वो ये है कि रेस्पिरेशन एक्जैक्टली किस तरह का प्रोसेस है। क्या ये ब्रीदिंग के जैसा है? क्या ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कहते हैं? अगर आप सोचते हो कि ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कहते हैं तो वो गलत है, ठीक है। अब देखो ये एक्टिविटी क्या कहता है, ये एक्टिविटी में क्या कहा गया है, एक लाइम वाटर लो,
एक लाइम वाटर तो नहीं ले सकते, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लोगे और उसमें एयर ब्लो करोगे। तो तुम जब एयर ब्लो करते हो तो तुम्हारे ब्लो करने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो इस लाइम वाटर से मिलता है, और जब वो लाइम वाटर से मिलता है तो ये मिल्की हो जाता है। और मिल्की हो जाने का सबूत ही यही है कि लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा तो वो मिल्की होगा। कहने की बात यह है कि तुम जो गैस रिलीज़ कर रहे हो या जो तुम जो फूंक मार रहे हो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर आप कंटिन्यूसली और फूंक मारते रहोगे यानी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड उससे मिक्स कर दोगे तो वो फिर कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको। आप जो एयर एक्सेल करें वो कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स द प्रूफ। ओके, अब दूसरा एक्टिविटी देखो, फ्रूट जूस लो या शुगर सोल्यूशन लो, कुछ यीस्ट मिला दो। ओके, यीस्ट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कहीं भी आपको लग रहा है कि किसी जगह में यीस्ट है, उसको उठाओ और इस फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन में मिला दो। एक टेस्ट ट्यूब में इस मिक्सचर को रखो, 1 होल्ड कॉर्क में, यानी कि उस टेस्ट ट्यूब में एक होल होना चाहिए, एक कॉर्क के ऊपर, ठीक है ना, ये पूरी तरह से सील नहीं होना चाहिए। उस कॉर्क को बेंट ग्लास ट्यूब में फिट कर दो। ज़्यादा अच्छा रहता अगर इसका डायग्राम दिया गया रहता, पर क्योंकि ये नहीं दिया है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह का ट्यूब होना चाहिए, ये कॉर्क से सील होना चाहिए। इसमें बेंट, ऐसा बेंट बड़ा ही गंदा बन रहा है मेरे फ्री हैंड से मैं बना रहा हूँ, इसलिए बहुत जल्द ही मैं पेन टैब लाने वाला हूँ। तो पेन टैब लाने के बाद क्या होगा कि सुविधा हो जाएगा थोड़ा सा बनाने में। तो ये अभी तक के लिए थोड़ा सा अभी आप लोग एडजस्ट कर लो। ये बेंट ग्लास ट्यूब जो है, जस्ट ए सेकेंड, ये बेंट ग्लास ट्यूब ऐसे रखा गया है। फ्री एंड जो है लाइम वाटर में रख दो, यानी कि फ्री एंड जो ग्लास ट्यूब का है उसको लाइम वाटर में डिप कर दो। ठीक है, वॉट चेंज इज ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर? एग्जैक्ट सेम चीज़ है। अगर आप यीस्ट डालते हो शुगर सोल्यूशन या फ्रूट जूस में सॉरी, यीस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अरे जो हम बेकिंग सोडा वोडा डालते हैं ना, एक तरह से कह सकते हो सेम प्रोसेस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, तभी तो वो फ्लफी होता है, राइट। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर अगर लाइम वाटर में जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, ये मिल्की हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन? दैट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन a gas is evolved and that gas is known as carbon dioxide gas. That's so easy and that's so simple. Okay, so just make it straight, don't be confused in this. Okay, now let's move to the topic that is respiration. हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन को भी हटाओ, हमने पढ़ा था कि चीज़ों को आपको ब्रेक डाउन करना होता है, सिंपल बनाना होता है, तब जाके वो चीज़ को आप अपना शरीर को बनाने में, न्यूट्रिशन लेने में, बॉडी बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में, नॉट बॉडी बिल्डिंग में, तो लोग अलग समझ लेंगे कि भाई बॉडी बिल्डिंग करवाना है, मसल बिल्डिंग में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, एनर्जी के लिए यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, फैट्स से जो चीज़ें होती हैं, जैसे एनर्जी को कम से कम आप बॉडी में प्रिजर्व करके या बॉडी में कंजर्व करके रखना चाहते हैं, तो फैट स्टोर करता है एनर्जी, तो उसमें कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे आप इन सब चीज़ों को? ओके, तो मैं उन चीज़ों का डिटेल आपको बताता हूँ। ये रहा, ये देख रहे हो, आप जब खाना खाते हो तो उसमें जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं या जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है या बेसिकली जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, वो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसको हमको कन्वर्ट करना रहता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। या चीज़ों को इस तरह से समझो, क्यों कंफ्यूज हो गए, जस्ट अ सेकेंड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सी दिस वन। See, oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Basically, what we need is just a second. तो अभी हम ट्रांसपोर्टेशन पार्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स बेसिकली। तो जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा था, उसमें हम लोगों ने कई बार कई सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की थी ना। उसमें आप लोगों ने ब्लड के बारे में भी सुना होगा। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूँ तो आप लोग बोलोगे सर हमारे घर से ट्रांसपोर्टेशन, हमारे यहाँ या नॉर्मली हम जो जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वो यही जानते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रैवल करना, मूव करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इज रिलेटेड टू दैट वन ओनली। हमारे शरीर में कई सारे ऐसे मिनरल्स हैं, कई सारे ऐसे विटामिन्स हैं, राइट, कई सारे ऐसे न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर हमें ऐसी ऐसी चीज़ों का ज़रूरत पड़ सकता है जो इन्हें ट्रांसफ़र करे या ट्रांसपोर्ट करे। ब्लड इज़ वन ऑफ दैम, राइट। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, उनमें कई सारे सेल्स होते हैं, आरबीसी ऑक्सीजन सप्लाई करता है, प्लाज्मा खुद फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट जो कि उसमें डिजॉल्व होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, कई सारे सॉल्ट्स, मिनरल्स, ये सब ब्लड से
होते हैं। जिस तरह से आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि लंग्स आपके लिए एक प्यूरीफायर का काम करता है, बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस द ब्लड, राइट? इफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग टू द लंग्स, व्हाट एग्जैक्टली लंग्स इज डूइंग, इट्स ऑक्सीडाइजिंग इट एंड सेंडिंग इट बैक टू द बॉडी, राइट? तो वो काम कर रहा है प्यूरीफायर की तरह, तो हार्ट काम कर रहा है पंप की तरह, कि कोई तो एक चाहिए ना जो पंप करे उस ब्लड को, हमेशा ताकि ट्रांसपोर्ट होता रहे सही तरीके से, कई सारे मिनरल्स का, यहाँ तक कि ऑक्सीजन का, ठीक है, इन सारी चीज़ों का। हार्ट एक्ट्स एज अ पंप, सो और पंप इज हार्ट। अब ये लेफ्ट साइड में जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट डायग्राम है हार्ट का, ठीक है। सॉरी, हार्ट जो होता है वो हमारे फिस्ट के जितना होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है, या खासकर मैक्सिमम मैमल्स का जो हार्ट होता है ना, वो 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं उनको हम ऑरिकल्स कहते हैं, और नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं, और अकॉर्डिंगली वो लेफ्ट और राइट के हिसाब से वो डिवाइडेड होते हैं। एक होता है लेफ्ट ऑट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल कह सकते हो, ये रहा लेफ्ट ऑरिकल, ये रहा राइट ऑरिकल, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बोलोगे सर आप टिक तो कर रहे हो राइट की तरफ, पर आप बोल तो रहे हो राइट, टिक कर रहे हो लेफ्ट की तरफ। ये उस इंसान के हार्ट के हिसाब से देखो, जो इंसान लेटा हुआ है, ठीक है, तो उसके हार्ट के हिसाब से तो वो उसका राइट पार्ट है और उसका लेफ्ट पार्ट है, करेक्ट ना। लंग्स से ऑक्सीजन में भरा हुआ, ऑक्सीजन से सना हुआ जो ब्लड होता है, जो लंग्स से आता है, प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लेफ्ट साइड में आता है, ये लेफ्ट एट्रियम में आता है। देख रहे हो यहाँ पर, मैं इसे रब करके दोबारा से बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर आता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर ये लेफ्ट एट्रियम के मसल्स जो होते हैं वो जब रिलैक्स होते हैं थोड़े, तो वो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड क्या करता है, ये पार्ट या यहाँ का जो ब्लड होता है वो पंप आउट हो जाता है बाहर की तरफ। द सेम साइकिल, द ब्लड, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमारे हार्ट में आया ना, वो पंप आउट हो जाता है और कहाँ जाएगा, बाकी बॉडीज़ में जाएगा, द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और द रेस्ट ऑफ द बॉडी यू कैन सी, राइट? लेट मी अंडरलाइन दिस एज वेल बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so here it is written, when the muscular ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body, बॉडी में चला जाता है। अब बॉडी से दुनिया भर की गंदगी लेने के बाद, बॉडी में साइकिल कंप्लीट करने के बाद, ब्लड थोड़ा गंदा होने के बाद वो आएगा राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में। यहाँ सेम प्रोसेस होगा, ये जब रिलैक्स होगा ब्लड अंदर आ जाएगा, फिर अंदर वाले पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड बाहर की तरफ निकल जाएगा। कहाँ? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ जाना है अब? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा ऑक्सीजनेट होने जाना है, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि पल्मोनरी आर्टरी से निकलता हुआ जाता है, ये लंग्स की तरफ जाएगा। सीधी बात है। तो इन चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो। कौन सा डायग्राम से वो भी मैं बताऊँगा, फिलहाल मैं इस चीज़ को अंडरलाइन कर देता हूँ। As the right atrium contracts the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. This transfer blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. ये लंग्स पर या लंग्स पे ब्लड को ट्रांसफ़र कर देता है ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि क्यों वेंट्रिकल्स के हैं इतने थिक मसल्स क्यों हैं? तो इसलिए हैं क्योंकि भाई उनको ज़्यादा प्रेशर लगा के, फोर्स लगा के ब्लड को पंप करना होता है। और वाल्व्स का यूज़ भी कई बार पूछ देता है, तो वाल्व्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो कभी ना करे, करेक्ट। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ अंडरलाइन कर दिया हूँ, काइंडली अंडरलाइन पार्ट को ध्यान से पढ़ना है। देख रहे हो वेंट्रिकल के मसल्स को कितना मजबूत है, कितना मोटा है, और इसलिए। और ये जो पार्ट है इसको सेप्टम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने के काम में आता है, जो कि यहाँ आपको अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो दिस वन, ये रहा हमारा लंग कैपिलरीज, या बेसिकली आप कह सकते हो ये लंग्स है। लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड लेकर आता है टू द हार्ट, ठीक है। मान लेते हैं चलो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पंप होके चला जाता है पूरे बॉडी में। बॉडी में दुनिया भर की गंदगी लेने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आता है हार्ट के राइट चैम्बर में, और यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वापस चला जाता है लंग्स के पास, ताकि वो फिर से ऑक्सीजनेट हो गई, ये साइकिल को कंप्लीट कर सके। क्योंकि इस हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है, तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। सिंस इट्स कमिंग टू दी हार्ट 2 times, राइट, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डबल सर्कुलेशन। नाउ you can also see the various parts here in order to understand it in a more better way. कहीं भी अगर आप देखो, मैं आपको एक तकनीक बताता हूँ, तकनीक इन द सेंस टेक्निक, दैट मीन्स अ ट्रिक। If any vein or artery is related to lungs, then obviously it will be written pulmonary with it. Pulmonary vein, vein का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई चीज़ जो हार्ट में आए, हार्ट में कुछ लेकर आए, ब्लड को लेकर आए। वेन्स हमेशा ब्लड लेकर आते हैं, आर्टरीज ब्लड लेकर जाते हैं। सिंस आर्टरीज ब्लड लेकर जाते हैं तो वो थोड़े थिक होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, ताकि वो ब्लड के प्रेशर को संभाल सकें, राइट। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या होगा? क्योंकि वो पल्मोनरी है, वो लंग्स से जुड़ा हुआ है, आर्टरी है, तो वो ब्लड लेकर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऑब्वियसली लंग्स को। तो आप देख के ही समझ जाओगे, पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड लेकर आ रहा है, कहाँ पर? द हार्ट, ओके। वेना कावा क्या होगा? वेना कावा
साउंडिंग लाइक वेन राइट, तो ये भी ब्लड लेकर आएगा पर ऑक्सीजनेटेड नहीं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड लाने वाला तो पल्मोनरी वेन है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड लेकर आएगा। और अगर ये डीऑक्सीजनेटेड लेकर आएगा तो ये कहाँ से आएगा, ये अगर ये डीऑक्सीजनेटेड लेकर आएगा सीधी बात है कि ये बॉडी से होकर आएगा हार्ट में। समझ में आ रही है बात, कितना आसान हो गया अब। आउटा साउंडिंग लाइक आर्टरी राइट, आउटा ब्लड लेकर जाता है क्योंकि वो काफ़ी प्रेशर को हैंडल करता हुआ जाता है राइट, मैंने बताया था। आउटा ब्लड लेकर जाता है, कहाँ लेकर जाएगा, ऑब्वियसली फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी राइट। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से एक बार देख लो, समझ जाओ, तो और कुछ देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा बार बार। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये लिख कर ले लो कि वाई सच सेपरेशन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, इन हार्ट क्या होगा अगर हमारे चैम्बर्स जो हैं ये मिक्सड अप होते, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सड अप होता। ठीक है, तो हम एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं कर पाते अपने बॉडी में और हमको एनर्जी उतना नहीं मिल पाता। ठीक है, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो एनर्जी को लगातार यूज़ करते हैं अपने बॉडी को बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। आपको पता नहीं चलता बट आपका बॉडी ये सब कर रहा होता है। बट जिन जानवरों में बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो कैसे कंट्रोल करते हैं। उनका फिर उनमें सेपरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भाई उनको एनर्जी खर्च ही नहीं करना अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, तो उतनी एनर्जी की ज़रूरत क्या है। अगर उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो सेपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, और वो टॉलरेट कर सकते हैं अगर कुछ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो गया तो। ठीक है, पर फिश का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, फिश के सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ब्लड इज पम्प्ड आउट टू गिल्स एंड ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। गिल्स में जाता है ब्लड, वहाँ पर वो ऑक्सीजनेट होता है और पूरी बॉडी में चला जाता है, तो यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन हो रहा। ओके, since in fishes it's going for a single time right, so it's single circulation, but in human beings it's coming for 2 times in blood, in heart obviously, so that's why it's double circulation. now अगर आप चाहो तो ब्लड प्रेशर के बारे में जान सकते हो, मोर टू नो में सब दिया हुआ है, बट क्योंकि हम एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ये पार्ट को भी स्किप करेंगे और हम आ जाएंगे सीधा ट्यूब्स ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे। वैसे मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ क्योंकि कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में ही, कभी कभी वो दे देते हैं। देखो ब्लड प्रेशर क्या है तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि ब्लड जो प्रेशर देता है, हाँ, वेसल के वॉल में, कौन से वेसल के वॉल में, अरे ब्लड वेसल के वॉल में, और कहाँ वेसल के वॉल में, तुम्हारे चाय पानी कप और ग्लास में तो नहीं देगा। ठीक है, तो ब्लड के वेसल के वॉल में जब ब्लड प्रेशर देता है, ठीक है, इट्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ था कि दिस प्रेशर इज़ मोर इन आर्टरीज देन इन वेन्स, क्योंकि आर्टरीज ऑब्वियसली दे आर हैंडलिंग द प्रेशर मच बिकॉज व्हेन ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ द हार्ट देन दैट ब्लड इज टेकन बाय आर्टरीज राइट। ओके, ठीक है, और आर्टरीज में होने वाले जो प्रेशर होते हैं उनको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल या रिलैक्सेशन के टाइम में डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, और जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे होते हैं तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg, यानी 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ये तो खैर आप लोग जानते हो, सुने भी होंगे। जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है उसको कहते हैं स्पाइकोमैनोमीटर। नाम को 3-4 बार पढ़ लेना भाई, कहीं जीभ ना फंस जाए तुम लोगों का, ठीक है, क्योंकि नाम ही इतना अजीब है। तो स्पाइकोमैनोमीटर, ठीक है, स्पाइकोमैनोमीटर, करेक्ट। अब देखो हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड है इसमें मेंशन नहीं है, उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। उसमें ये होता है कि ब्लड प्रेशर आपका कंटिन्यूसली कम रहेगा, तो वो अलग बात हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेलिंग में पढ़ने की कोशिश करते हैं। As I've already told you multiple times that the blood emerges from the heart under high pressure. The arteries have that's why thick and elastic walls. Veins on the other hand क्या करते हैं, वो ब्लड को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन से और हार्ट में वापस लाते हैं, तो उनको उतना प्रेशर झेलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो बट वेन्स हैव वाल्व्स। वेन्स में एक नया चीज़ होता है, अलग चीज़ होता है, जिसको कहते हैं वाल्व्स। तो ये इंश्योर करता है दैट ब्लड शुडंट मूव और फ्लोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे। इसको इंश्योर करने के लिए वेन्स में वाल्व्स होते हैं। नहीं ध्यान में रहेगा, याद रहेगा तो ऐसे करना, वेन्स में वाल्व्स होते हैं, वी वेन्स में वाल्व्स होते हैं, वेन्स में वाल्व्स होते हैं, करेक्ट। यानी आर्टरीज में नहीं होते हैं, सीधी बात है। अब आते हैं हम, ये बिल्कुल एक ब्रांच के क्या कहते हैं, पेड़ के ब्रांच की तरह, ठीक है। जैसे पेड़ में ब्रांचेस होते हैं ना, एक आर्टरी
एक आर्टरी जो है वो डिवाइड होकर दूसरे वेसल्स में बनता है, दूसरे ब्लड वेसल जो है वो डिवाइड होकर धीरे 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 वो छोटे छोटे कैपिलरीज में बन जाते हैं, ठीक है। और सारा एक्सचेंज जो होता है मटेरियल का, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, ब्लड में कुछ एक्सचेंज हो, वो सब इन्हीं कैपिलरीज में होता है। ओके, एंड दिस कैपिलरीज अगेन दे यूनाइट एंड दे फॉर्म अ वेन, ठीक है, करेक्ट। और ये वेन क्या करता है, सारी जगहों से ब्लड लेकर हार्ट में डाल देता है, यानी ये वेन्स क्या करेगा, सारी जगहों से ब्लड लेकर हार्ट में चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो प्लेटलेट्स का क्या सिस्टम है। अगर कहीं से भी ये ब्लड का जो है वो लीकेज होने लगे, कहीं से भी आपका ब्लड जो है वो किसी इंजरी की वजह से निकलने लगे, चीज़ों को ऐसे समझो कि हमारा जो ये हार्ट है इसके एक लेफ़्ट चैम्बर है, ठीक है, ये लेफ़्ट पार्ट है, लेफ़्ट एट्रियम ऊपर, लेफ़्ट वेंट्रिकल नीचे, राइट एट्रियम ऊपर, राइट वेंट्रिकल नीचे। तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मार्क माई वर्ड्स, ये सब यहाँ लिखा हुआ है, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैं यहाँ ड्राइन कर देता हूँ। सो oxygen rich blood from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium। ये यहाँ पर आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ से ऑब्वियसली पाथ देख रहे हो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और ये वेंट्रिकल में एक चीज़ आप नोटिस करना, इसके वॉल्स देखो कितने कितने थिक है, क्योंकि ये ही पंप करेगा ना चीज़ों को, यही तो पंप करेगा चीज़ों को। यहाँ देखो the left ventricle, just a second, the left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it, obviously it will relax at that time, ठीक है। when it contracts, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड सारा पंप आउट हो जाएगा बाहर की तरफ। So now we'll start maintenance by platelets। ऐसा क्यों लिखा गया है कि ये मेंटेनेंस होता है प्लेटलेट्स का। कोई ऐसा आप सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं जिसमें आप इंजर्ड हुए हो, आपकी ब्लीडिंग हो रही हो, या आप ऐसा सिचुएशन इमेजिन करिए, आई एम जस्ट गिविंग यू सम हार्श एग्जांपल्स, डोंट माइंड अबाउट इट, कि आप किसी कसाई खाने में गए हो और आप देख रहे हो कि कसाई जो है वो बकरी को काट रहा है। कुछ देर बाद अगर आप जाके देखेंगे तो उसका ब्लड जो है वो थिक हो गया होगा काफ़ी, जहाँ उसका ब्लड गिरा होगा। ऐसा क्यों होता है? दैट थिंग इज नोन एज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, राइट। सो व्हेनेवर यू आर इंजर्ड and in a particular part you are bleeding, then obviously after some time what will happen, that blood will automatically get clotted and the bleeding stops। Okay, what exactly is the reason for this? The reason is your own defense mechanism that is present inside the blood, and that is nothing but platelets। Okay, otherwise what will happen, if you will bleed a lot then the overall blood pressure will decrease and that will be quite fatal for you। Okay, आपकी जान भी जा सकती है अगर आपके शरीर के ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाए तो, क्योंकि अगर आपके ब्लड का लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। ओके, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, so that's why blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury। Correct, so this was quite simple, I already marked it। अब आप लोग को एक और चीज़ मैं बता दूं, ब्लड का सिस्टम तो एक है, वेन्स, आर्टरीज, ब्लड कैपिलरीज तो एक लिम्फ भी होते हैं। इन्हें ना आप लिम्फ के नाम से भी याद कर सकते हो या चाहो तो टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी याद कर सकते हो। तो हमारे ब्लड कैपिलरीज में जो पोर्स होते हैं उनसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन, कुछ ब्लड सेल्स एस्केप हो जाते हैं और इंटरसेलुलर स्पीसीज में चले जाते हैं टू फॉर्म लिम्फ और प्लाज्मा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक अलग ही सिस्टम है और इसमें एंटर करने के लिए कुछ पार्ट जो होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज से, या कुछ पार्ट जो होते हैं वो प्रोटीन के, प्लाज्मा के, वो छन कर या पास होकर इस तरफ आ जाते हैं। ओके, सो इट्स क्वाइट सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट इट इज़ कलरलेस। क्लियर है? तो लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में ही जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस से होकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, पर इतना आप लोग याद कर सकते हैं कि लिम्फ जो है वो डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट कैरी करते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो आपका ब्लड में अगर आपके टिश्यूज़ में, खाने तो नहीं एग्जैक्टली, टिश्यूज़ में, सेल्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लूइड है तो वो लिम्फ के थ्रू होते हुए आपके ब्लड में आ जाएगा। तो
तो बेसिकली ये एक तरह का मेंटेनेंस मैकेनिज्म है, ये एक तरह का बैलेंस बनाने का तरीका है लिम्फ सिस्टम, राइट। और एक्सेस फैट जो आपके बॉडी का होता है उन्हें ठिकाने लगाने का काम ये लिम्फ का ही होता है, करेक्ट। डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, करेक्ट। अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली लिम्फ पे भी प्रेशर पड़ेगा, लिम्फ पे प्रेशर पड़ेगा तो आपके ब्लड पे भी इनडायरेक्टली प्रेशर पड़ेगा, और ब्लड पे प्रेशर पड़ेगा तो आपकी पूरी बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए फैटी चीज़ों को थोड़ा हिसाब से आराम से खाना चाहिए। प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कुछ अदर मिनरल्स, और जस्ट अ सेकेंड, यस, फूड, वाटर, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होना प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, तरह से हम इंसानों को चीज़ों की ज़रूरत होती है, राइट, वैसे ही प्लांट्स को भी तो होती होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी तो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कई सारे दूसरे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, और वो भी यही चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें जो है कोई तो ऐसा चीज़ हो जो उनको सारा पूरी बॉडी में उनका मूव करे, ट्रांसफ़र करे या ट्रांसपोर्ट करे बेसिकली, ठीक है। पर देखो क्या होता है ना कि अगर डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स एंड सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन, सॉरी, जो सॉइल से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बात, मतलब जो सॉइल से कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, जो क्लोरोफिल से कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, यानी अगर सारी चीज़ें जो है थोड़ी पास पास में है तो वो इजीली डिफ्यूजन हो जाएगा सभी पार्ट्स में बॉडी की। पर अगर डिस्टेंस दूर है, जैसे कि हम इंसानों में होता है, तब कोई एक चीज़ तो होना चाहिए ना जो इनको लेकर जाए, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ओके, सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सच कंडीशंस। सो व्हाट्स दैट? दैट प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, राइट, ठीक है। ये होता है, देखो प्लांट का एनर्जी नीड्स कम होता है क्योंकि उनको मूव तो करना है नहीं, इसीलिए उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। अब उनके बीच में डिफरेंसेस हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट केस, ओके। इफ प्लांट इज स्मॉल, प्लांट इज बिग, प्लांट fully depends on the what can I say, means the plants which are living on different habitats, right? Some plants are living in deserts, some plants are living in rainforest and this kind of things. So these things obviously create differences, minor differences in between them, okay, ठीक है। सो प्लांट में क्या होना चाहिए? प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स, ठीक है। एनर्जी जो लीफ में है एंड रॉ मटेरियल जो रूट में है, ठीक है। तो ये दोनों ही पाथ जो होते हैं ये इंडिपेंडेंटली क्रिएट किए जाते हैं, और ये दोनों ही जो है इनका नाम देख लो यहाँ पर, जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, ये वाटर को मूव करता है, और फ्लोएम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस से जो भी प्रोडक्ट मिला उनको लीव्स से होते हुए दूसरे पार्ट्स में ले जाता है, ठीक है। क्लियर बात तो समझ में आ रही होगी। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि नेमोनिक्स पे ध्यान दो, ट्रिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दो। फ्लोएम का प्रोनाउंसिएशन जब आप करते हो ना, तो फ्लोएम का प्रोनाउंसिएशन आप लिखते तो पीएच हो पर करते एफ से हो, तो फ्लोएम को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो विथ फूड, और अगर फ्लोएम फूड कैरी करेगा तो ऑब्वियसली जाइलम जो है वाटर कैरी करेगा, उसका तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको वैसे पता चल जाएगा, करेक्ट है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या होता है अभी तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जाइलम टिश्यू में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जाइलम टिश्यू में वेसल्स, tracheids of roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. इसमें वेसल्स होंगे, ट्रैकेट्स होंगे, स्टेम लीव्स तो ऑब्वियसली वो एक चेन की तरह फॉर्म करेंगे, जिस तरह से एक पाइप कंडक्ट करता है पानी, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। अब देखो इसका जो सक्शन पार्ट है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि शायद यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ओके, नॉट सो डिटेल्ड बट ओके, नो प्रॉब्लम। सो रूट्स में सेल जो कि ऑब्वियसली सॉइल कॉन्टैक्ट में है, दे टेक अप आयंस, मतलब सी जस्ट अ सेकंड, लेट मी मेक डायग्राम ऑफ इट, अ वेरी डोंट एक्सपेक्ट मच, अ वेरी रफ डायग्राम, ओके, क्योंकि मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं बनती मतलब एज फार एज आई नो, ओके। सो ये अगर रूट्स हैं, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये अलग अलग ब्रांचेस में फैले हुए हैं, ठीक है, और ये हमारा प्लांट है, खैर ये अलग बात हो गई, प्लांट है, इसको हम ऊपर रखते हैं, इसका कोई खास अभी रोल नहीं है। तो हमारा जो रूट होगा इसमें और सॉइल में, जो सॉइल पर प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो सॉइल यहाँ पर प्रेजेंट है, इनमें कुछ वाटर का आयंस या फिर सिंपली आयंस के कुछ डिफरेंसेस होंगे, राइट। सॉइल हैज़ मोर वाटर कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू रूट्स, राइट, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, आई होप यू नो दैट, राइट, यू नो द डिफ्यूजन,
समटाइम्स इट्स ऑल्सो नोन एज व्हेन इट गोज थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो इस डिफ्यूजन की वजह से पानी जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि कंप्लीट या पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि सक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंसंट्रेशन का डिफरेंस, दिस इज द कंसंट्रेशन डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस, व्हाटएवर यू कैन से। ओके, so it means there is a steady movement of water into root xylem creating a column of water that is steadily pushed upwards। ठीक है, so क्या ये प्रेशर सफिशिएंट है? नहीं, ये प्रेशर सफिशिएंट नहीं है, तो प्लांट एक और प्रेशर को यूज करता है। वो क्या होता है? ये रहा, plant has an adequate supply of water, the water which is lost through stomata is replaced by water from xylem vessels in the leaf। यानी जो इवापोरेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अगर आप नहीं जानते हो तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, आई एम अंडरलाइनिंग दिस, काइंडली पे अटेंशन टू दिस वन एंड लर्न इट। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ओके, एंड दिस ट्रांसपीरेशन व्हाट एग्जैक्टली इट डज, इट क्रिएट्स अ प्रेशर, राइट। अगर कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ खींचेगा पानी को तो नीचे की तरफ से ऑटोमेटिकली एक सक्शन बनेगा ना, ठीक है, और वो उसको ऊपर की तरफ ले जाता है। ओके, सो ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, दैट इज इंपॉर्टेंट और ये आप जानते हो। ठीक है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी बहुत हेल्प करता है। कौन? ट्रांसपीरेशन। इसलिए मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। रिपीटेटिव पॉइंट्स को अंडरलाइन करने का कोई फायदा नहीं है, यूनिक पॉइंट्स को हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए, ये भी आपको अपनी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करना चाहिए। करेक्ट। नाउ रूट प्रेशर का जो इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। वाई? because in night there is no sun and there is no evaporation as well, so who will pull it? Okay, so obviously the transpiration will be minimal at the night, I think। ठीक है, ये हम कॉमन सेंस की बात करेंगे, ठीक है, साइंस की बात नहीं कर रहे, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं कि अगर रात में सूरज नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि रात में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, काम खत्म है। ठीक है, ओके। नाउ आई थिंक मेन थिंग जो भी है ना वो सारे आपको मैं बता चुका हूँ, तो उसमें ज़्यादा और घिसने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ अब आगे बढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल मेजर ड्राइविंग फोर्स है, मेजर प्रेशर या सक्शन पुल है इन जाइलम। ठीक है, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का कैसे ट्रांसफर होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर देख लो और यहाँ पर ध्यान रख लेना इसको। द transport of soluble products of photosynthesis is called translocation and it occurs in the part of vascular tissue known as phloem। phloem उसे लेकर जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स के अलावा क्या है? फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और वाटर पढ़ा है, राइट। नहीं पढ़ा है तो आप उसके रिएक्शंस को एक बार जाकर देखोगे बैक साइड में और समझोगे। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, ऑक्सीजन, वाटर, ग्लूकोज। ठीक है, इसके अलावा फ्लोएम जो होता है वो एमिनो एसिड्स और अदर सब्सटेंसेस को भी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलोकेशन होता है ये सीव ट्यूब्स में होता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये भाई बहुत बार एग्जाम में आएगा, आता भी है। बाई डायरेक्शनल इन द सेंस इट मूव्स both in upward direction as well as in downward direction। okay, and the sieve tubes basically they act as companion cells, with the help of companion cells वो कैरी करते हैं फूड को। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, कोई ज़्यादा बहुत टफ चीज़ तो नहीं है। ओके, फ्लोएम में हमको कोई प्रेशर डिफरेंसेस के बेसिस पे काम नहीं करना होता है। फ्लोएम जो होता है वो एनर्जी लेकर ये काम करता है, और ये एनर्जी क्या है? हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्म करता है, ठीक है ना, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज जो भी बोलो सब लगभग सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये एटीपी एनर्जी का यूटिलाइज करता है। ठीक है, और फ्लोएम अपना काम करता है। ठीक है, नाउ दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। ठीक है, वाटर इसके अंदर जाएगा, दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। कहने की बात यह है, देखो इतना एग्जाम में आएगा नहीं इतना डिटेल में, तुमको ये समझने वाली बात है कि जो एटीपी है वो प्रेशर क्रिएट करता है, और उस प्रेशर के हेल्प से मटेरियल जो है वो फ्लोएम में उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पर प्रेशर कम है। ओके, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एटीपी रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ फ्लोएम, राइट, बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर एट द पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इट इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंगली, राइट। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा अंदर घुस के याद करने की ज़रूरत नहीं है, साइंस है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो आप ओवरऑल इसको समझ सकते हो, राइट। एक एग्जांपल दिया हुआ तो मैं वो एग्जांपल बता देता हूँ। इन द स्प्रिंग शुगर, ओके, इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। काम खत्म भाई, जहाँ पर खाने का ज़रूरत है वहाँ पर उसको मूव करवा देगा, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और what are the components of transport system in human beings? What are the functions of these components? Why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated? But very, very, very important questions are there.
ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर, और आप लोग इसको अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं इन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो है वो आप लोगों को नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और मैं आप लोगों का अभी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तो सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशंस जो है वो आपको मैं भेज दूंगा, मिल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ईजी है। फिर पहले कोशिश करो खुद से इसका सोल्यूशन निकालने का। करेक्ट। नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन देन? क्या होता है कि एक्सक्रीशन, पर्टिकुलरली हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में बनता है उसको बाहर निकालने का काम होता है एक्सक्रीशन का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो ये काम करता है वो होता है किडनीज। हमारे पास एक पेयर है किडनीज की, एक यूरेटर्स का पेयर है और यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, जो कि आपको यहाँ पर ऐसे दिखता होगा। किडनी, सॉरी कलर चेंज करते हैं, किडनीज के पेयर है, ये यूरेटर्स है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर सॉरी, और ये यूरेथ्रा। ठीक है, तो किडनी में अगर यूरिन फॉर्म करेगा तो वो एक पाइप के थ्रू, वो पाइप कौन सा है, यूरिटर है, उस यूरिटर्स के थ्रू वो ब्लैडर में जाएगा और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा में आएगा और रिलीज हो जाएगा। पर ये यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है? ठीक है, देखो, यूरिन बनाने का शरीर का एक ही मकसद है, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, सिंस वी आर फिल्टरिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एयर, राइट। हमारे शरीर में जो एयर है, एयर कहने का ये मतलब है, मैं तुमको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हम बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लंग्स बाहर निकालता है उससे, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी रेस्पिरेशन सेगमेंट में। ठीक है, पर हमारे ब्लड में भी तो कितने सारे नाइट्रोजनियस वेस्ट है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, उनको भी तो निकालना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, लाइक द लंग्स में एल्वेली वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं, तो किडनी में क्या होता है? किडनी में हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन कैसे काम करता है, ये क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक क्लस्टर होता है बहुत ही थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का। करेक्ट, ब्लड कैपिलरीज का एक क्लस्टर होता है। इच कैपिलरी क्लस्टर इज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। जो भी हम फिल्टर करेंगे वो फिल्टर जो है वो एक जगह आकर कलेक्ट होगा, और जो वो एक जगह आकर कलेक्ट होगा उसको हम कहेंगे बोमेन्स कैप्सूल। ये आप यहाँ देख रहे हो, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। यस, ये रहा बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, और ये सब क्लस्टर्स हैं। ठीक है, और हर किडनी में कई सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऐसे होते हैं। ओके, नाउ some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube। जैसे जैसे यूरिन फ्लो करता जाता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब होते जाते हैं बॉडी में, और जो गड़बड़ है, घटिया बेकार चीज़ें हैं वो साइड होते जाते हैं। ठीक है, और कितना पानी हम रीअब्जॉर्ब करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी बॉडी में कितना पानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर आपके बॉडी में ही पानी नहीं है, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और अगर वो रीअब्जॉर्ब उसको नहीं कर पाएगा तो आपका शरीर अच्छे से फंक्शनिंग कैसे करेगा? आप सही तरीके से अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर मतलब कि डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हो, और उनमें से आप जरूरी चीज़ें नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप उतना सफिशिएंट पानी ही नहीं पियो, तो आपका यूरिन जो है वो पूरी तरह से येलो हो जाएगा और आपका बॉडी जो है वो सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं करेगा। इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमको उसको रीअब्जॉर्ब करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जितने बार हमारे बॉडी से यूरिन पास करता जाएगा, यानी पास करने का मतलब जितने बार हमारे बॉडी में अगर सफिशिएंट पानी होगा तो किडनी अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, वो बार बार रीअब्जॉर्ब कर पाएगा अच्छी चीज़ों को, वो बार बार डिस्कार्ड कर पाएगा बुरी चीज़ों को। ठीक है, वो होना ज़रूरी है। यूरिन बनने के बाद वो यूरेटर में एंटर होता है। यूरिन तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी एंटर्स along tube with the ureter which connects the kidneys with urinary bladder, and after obviously remaining for some time in the urinary bladder and collecting the urine, it passes out through the urethra. Correct, so it's not a big deal to understand this, quite easy. Okay, and due to this urethra, because the bladder is muscular as well as urethra also, and it's controlled by the nervous system, right? तो तुम अपने अर्ज को कंट्रोल कर सकते हो, आप यूरिनेट करना चाहो तो आप अपने अर्ज को कंट्रोल कर सकते हो, बट छोटे बच्चों में और बड़े में, बुजुर्ग लोगों में ये थोड़ा सा कि कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ये देखो एक ऐसा कंडीशन है जब अगर किडनी खराब हो जाए किसी की तो बॉडी में से या ब्लड में से कह सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के लिए हम डायलिसिस का सहारा लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक हमारे शरीर में रियल नेफ्रॉन होता है ना, वैसे ही एक आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है जिसमें कई सारे स्मॉल ट्यूब्स होते हैं सेमी परमियल लाइनिंग के, और उसमें डायलिसिंग फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, so the fluid has some osmotic pressure as blood. Obviously I know that this thing that I am telling you is a little bit of higher level, क्योंकि आपको मैं उतना ज़्यादा डिटेल में इससे नहीं बताना भी चाहता हूँ, और इतना डिटेल आपको जानने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में हो सकता है ओवरऑल आ जाए पर इतना डिटेलिंग में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है इसमें पेशेंट के ब्लड को पास किया जाता है इस तरह के, कह सकते हैं हम, एक सेटअप से। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और ब्लड जो है वो प्यूरीफाई हो जाता है। ओके,
पर यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि देयर इज़ नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व इन इट. ओके, देयर इज़ नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व इन इट, राइट. ये प्रॉब्लम है इसमें. बाकी फंक्शनिंग तो वो बिल्कुल किडनी की तरह ही करेगा. करेक्ट. नाउ दैट इज इनफ. आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ टू नो फ्रॉम दिस. अब देखो, बाकी आपको अगर ज़बरदस्ती सारा लाइन पढ़ने को बोलते हैं, मैं किसी टीचर को ख़राब नहीं बोलता हूँ, बट आप इतना समझ लीजिए कि फॉर to have a better command in NCERT, and I'm specifically talking about class 10th because they have to score marks at the end. So you should know that what are the things that you will ignore in NCERT and what are the things that you will pay attention to, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो होता है वो उसके एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स जो हैं थोड़े अलग होते हैं इंसानों से, काफ़ी अलग होते हैं इंसानों से कह सकते हैं. ओके, क्योंकि अगर हम देखें तो प्लांट्स तो ऑक्सीजन को भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही मानेगा ना फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो भी एक है. वाटर अगर वेस्ट निकालना है तो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है. ओके ओके, अगर डेड सेल हो गया उसको भी हटाना है तो क्या करेगा प्लांट? लूज सम लीव्स, लीव्स को छोड़ दो. देखते हैं ना हम लीव्स कैसे निकलते हैं उसमें से. ठीक है, कई सारे वेस्ट जो होते हैं व्हीकल्स में होते हैं. ओके, कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स रीजिन्स एंड गम्स में होते हैं. ओके, प्लांट्स कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो अपने आसपास के सॉइल्स में भी सिक्रेट करके निकाल देते हैं. ओके, but I don't think that will be that is very I don't think it's the most important part of the chapter. Okay, so you can have a general read of this section. Simply just pay attention to what I have underlined and that's all. Okay, तो जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है उनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप इसे अगर अच्छे से समझो, इस तरह से समझो कि वो याद जैसा हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है. एंड again I'll give solutions of these questions. Follow the Telegram page and you'll get solutions of each and every questions there. Okay, so I hope you understood this chapter and you enjoyed it as well. So have a nice day, students. Stay tuned for other chapters also. Best of luck for your exam in future. Okay, bye bye.